हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आपका जो सेक्शनल टेस्ट 13 कंडक्ट हुआ था ऐप पे, तो आज हम उसका वीडियो एनालिसिस करने जा रहे हैं और ये बैच में ज्वाइन होने के लिए इन्फॉर्मेशन है। और ये सेक्शनल टेस्ट स्केड्यूल 1.0 है और ये फुल लेंथ टेस्ट है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वो है हिस्ट्री से क्वेश्चन है, इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। ठीक है, पहला है चौरा चौरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, राउलेट एक्ट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें बोलना है कौन सा इवेंट पहले हुआ। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 4321, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ पहले। तो ये कब हुआ था? इन द ईयर 1917 और जो प्लेस थी वो थी बिहार। और गांधी जी ने सपोर्ट किया था पीजेंट्स को अगेंस्ट ऑप्रेसिव तिन कातिया सिस्टम। ठीक है, तो ये तिन कातिया सिस्टम क्या था? ये था फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन, जो कि यूरोपियन प्लांटर्स करवा रहे थे इंडियन पीजेंट्स से। और उसके बाद दूसरा इवेंट कौन सा हुआ? वो हुआ राउलेट सत्याग्रह। ठीक है, जिसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्या डेट था? मार्च 1919। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने पास किया था एक लॉ, जिसमें पावर दी गई थी पुलिस को कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, तो उसके बाद जो थर्ड वाला इंसिडेंट हुआ वो हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो लोग जो थे वो बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे अमृतसर में, और वो एक ही जगह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि लोगों को अरेस्ट किया गया था। वहाँ पे जो इंडियन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया था, तो उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और राउलेट एक्ट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो आर्मी के जनरल डायर थे, जनरल ब्रिगेडियर थे और डायर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ही उन पे जो लोग वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे गोलियाँ चलाई और उसके रिजल्ट में बहुत सारी किलिंग्स हो गई। ठीक है, तो इसका क्या डेट था जलियांवाला बाग का? वो था अप्रैल 13, 1919, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके बाद जो लास्ट वाला इंसिडेंट हुआ वो था चौरा चौरी इंसिडेंट। तो ये कब हुआ? फरवरी 4, 1922, और यूरोप और उत्तर प्रदेश प्लेस थी। ठीक है, तो प्राइस राइज हुआ था, इन्फ्लेशन हुई थी, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ था, तो लोगों में आउटरीच हो गया और वो उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। उसके रिज़ल्ट में भी 22 पुलिसमैन्स को मारा गया और कुछ सिविलियंस की भी किलिंग्स हो गई। ठीक है, तो इस एक्ट के बाद जो कि लास्ट में हुआ चौरा चौरी इंसिडेंट, तो ऑलरेडी जो गांधी जी हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन द ईयर 1920 और फिर उन्होंने इसे विड्रॉ किया बिकॉज ऑफ द चौरा चौरी इंसिडेंट। ठीक है, moving to question number 2, that is, consider the following statements about architecture of Kashmir. Architecture of Kashmir के related question है, the जामिया मस्जिद in श्रीनगर was built during the reign of सुल्तान सिकंदर। ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि जामिया मस्जिद को बनाया गया था जबकि रूल चल रहा था सुल्तान सिकंदर का, और उनके जो बेटे थे लेटर ऑन ज़ैनुल आबिदीन। ठीक है, तो उन्होंने इसको फिर एक्सपैंड किया था और रेनोवेट किया था मस्जिद को, इसको वर्शिपिंग प्लेस बनाया गया था फिर मुस्लिम्स के लिए। दूसरा है, द मॉस्क हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि इसमें जो स्टाइल यूज़ हुआ था वो था पेरिशियन आर्किटेक्चर, और उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ थी टू द इंडियन स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट पैगोडाज। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। और थर्ड ऑप्शन है, इट वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन इन मुगल स्टाइल। तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें क्या यूज़ हुआ था? इसको बिल्ट करा गया था विद वुडन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत बन जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो रहेगा 1 and 2 ओनली। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ इंडियन कश्मीर ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, डल लेक इज़ अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन श्रीनगर। तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि डल लेक को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ ज्वेल ऑफ श्रीनगर और क्राउन ऑफ श्रीनगर, क्राउन ऑफ कश्मीर और लेक ऑफ फ्लावर्स। और ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, डल लेक जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है JNK का। ठीक है,
तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है वुलर लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन एशिया, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि वुलर लेक जो है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया का। और तीसरा ऑप्शन क्या है, पेंगोंग लेक लाइज एंटायरली विद इन द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो पेंगोंग लेक है ये सॉल्ट लेक है और हाई ऑल्टीट्यूड लेक है जो कि एंटायरली किस रीजन में आता है, लद्दाख के रीजन में, ना कि जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका भी जो करेक्ट का पूछा है, इसका भी जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 and 2 only. Moving to question number 4, that is इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ यूपी विद रिवर्स। ठीक है, तो ये वाले रिवर्स के नाम हैं और ये सिटीज़ के नाम हैं, तो इनको मैच करना है। इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ यमुना जो है, यमुना रिवर के किनारे पे कौन सी सिटी है, वो है आगरा। राप्ती के किनारे पे कौन सी सिटी है, गोरखपुर। और गोमती किसके साथ है, जौनपुर के साथ। और सरयू रिवर के किनारे पे अयोध्या सिटी है। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ with reference to cultural heritage of Jammu and Kashmir, consider the following statements. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द अमरनाथ केव टेम्पल इज़ लोकेटेड इन जम्मू रीजन। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पे थोड़ी सी एरर थी, टाइपिंग एरर थी। तो यहाँ पे है जम्मू एंड कश्मीर रीजन। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और दूसरा है द बाणपत्र इज़ अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल डांस है कश्मीर का जो ओपन स्पेसेस में करा जाता है। ठीक है, तो और इसका क्या है कि ये नाट्य शास्त्र में भी इसका रेफरेंस है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और थर्ड है द डोगरी लैंग्वेज इज़ प्राइमरली स्पोकन इन द लद्दाख रीजन, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि जो डोगरी लैंग्वेज है ये एंटायरली स्पोक करी जाती है जम्मू रीजन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 and 2 ओनली क्योंकि करेक्ट का पूछा गया। और ये जो अमरनाथ केव टेम्पल है ये बहुत फेमस भी है और कॉमन सा क्वेश्चन भी है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है आप ये भी याद रखें, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। एरिया कौन सा है, पहलगाम है। ठीक है, moving to question number 6, that is with reference to Indian classical dance forms, consider the following statements. तो इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतनाट्यम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टेट जो है तमिलनाडु है, वहाँ की डांस फॉर्म भारतनाट्यम है। दूसरा है कथकली इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ ओडिशा, ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि जो कथकली है ये कहाँ का डांस फॉर्म है, ये केरला का है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है मणिपुरी डांस फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद वैष्णविज्म ट्रेडिशंस, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो ये है मणिपुरी डांस फॉर्म, तो ये भी क्लासिकल डांस फॉर्म है, कथकली भी है और भारतनाट्यम भी क्लासिकल डांस फॉर्म्स ही है। और ये वैष्णविज्म ट्रेडिशंस क्या है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा है उसको डिपिक्ट किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उन्होंने 9 डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज़ किया है और जो इंडियन संगीत एकेडमी है तो उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है खाली 8 डांस फॉर्म्स को। ठीक है, 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 डांस फॉर्म्स को किया है रिकॉग्नाइज। तो इसमें जो 9th वाला डांस इंक्लूड होता है वो है चाव डांस। ठीक है, और ये किन स्टेट्स का डांस है, वो है ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1 and 3 ओनली। Moving to question number 7, that is consider the following statements, choose the correct options. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द USBRL दैट इज़ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो ये वाला ऑप्शन सही है क्योंकि जो हमारा यहाँ का रेलवे है, जम्मू एंड कश्मीर का रेलवे, उसको कनेक्टिविटी मिलेगी नेशनल रेलवे के साथ। ठीक है, तो उससे एनहेंस होगा हमारा टूरिज़्म और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, रीजनल डेवलपमेंट होगी, तो ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है NHI इज़ अंडरटेकिंग मेजर
टनल प्रोजेक्ट्स लाइक जेड मोहर टनल एंड जोजिला टनल्स। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। जो NHAI है वही अंडरटेक कर रहा है, इन प्रोजेक्ट्स को वही बना रहे हैं, लेकिन जो इसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका क्या नाम है, NHIDCL, दैट इज़ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप ये भी याद रख लीजिए, जो जेड मोहर टनल है इसको सोनामर्ग टनल भी बोलते हैं। ठीक है, सोनामर्ग टनल, और ये कनेक्ट करती है गगनगिर को विद सोनामर्ग। ठीक है, और दूसरी है जोजिला टनल। तो जोजिला टनल जो है ये श्रीनगर को कनेक्ट करती है विद लेह लद्दाख। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड इज़ कश्मीर इज़ नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड विद लेह वाया फुली ऑपरेशनल रेलवे लाइन। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कश्मीर को कनेक्ट किया जा रहा है लेह के साथ बाय रोडवेज। अभी तक एज ऑफ नाउ कोई भी रेलवे लाइन नहीं कनेक्ट कर रही है इसको लेह के साथ। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत बन जाता है। इसका सही आंसर रहेगा 1 and 2 only. Moving to question number 8, that is with reference to financial inclusion in Jammu and Kashmir, consider the following statements. Jammu and Kashmir was bought under the coverage of Jan Dhan Yojana after 2014. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 2014 में ही लाया गया किसके अंडर, जन धन योजना। तो ये एक स्कीम थी, वहाँ पे क्या इसका क्या मेन एम था कि एक्सेस देना बैंकिंग फैसिलिटीज़ सारे हाउस होल्ड्स को अक्रॉस कंट्री थ्रू बैंक ब्रांच एरियाज़। ठीक है, बैंक ब्रांच को बनाना था हर किसी एरिया में, और ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है RRBs ऑपरेट इन द रीजन फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। ये वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, जो RRBs है तो इनको मतलब स्पेशली इस फोकस पे ये काम कर रहे हैं कि सर्व करना है इनको नीड्स ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, रूरल आर्टिजन्स और माइनॉरिटी सेक्टर सेगमेंट्स को। ठीक है, क्योंकि इनको क्रेडिट प्रोवाइड करना है इन्हीं एरियाज़ को, इन एरियाज़ के लोगों को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी सही है। और थर्ड है द RBI हैज़ exempted Jammu and Kashmir from financial regulations applicable to the rest of India। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तब तक RBI ने इनको एग्जेम्प्ट करा था, जम्मू एंड कश्मीर को किया था एग्जेम्प्ट फाइनेंशियल रेगुलेशन से, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी हमारी जम्मू एंड कश्मीर बनी तो उसके बाद इनको एग्जेम्पशन नहीं मिली, और ये आता है अंडर द फाइनेंशियल रेगुलेशंस ऑफ RBI। तो करेक्ट का पूछा गया है, तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 and 2 only. Moving to question number 9, that is consider the following, choose the incorrect statements about biodiversity hotspots। ठीक है, तो इनकरेक्ट का पूछा गया है about biodiversity hotspots। A region must have at least 0.5% of the world species as endemics to qualify as a biodiversity hotspot। तो ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट का बोला है, तो हम यहाँ पे इसको इनकरेक्ट ही मार्क करेंगे, क्योंकि 0.5 स्पीशीज़ क्वालिफाई करती है एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और ये मतलब एंडेमिक्स क्या होती है, एंडेमिक्स स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो पर्टिकुलरली एक ही एरिया में होंगी, नेटिव होगी उसी जोन के, बाकी ये कहीं पे नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा है द वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज आर द ओनली 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लोकेटेड एंटायरली विद इन द इंडिया। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स और हिमालयाज जो है ये भी एंटायरली इंडिया में है। ठीक है, हिमालय का कुछ पार्ट आउटसाइड किसी एरिया में है, मतलब आउटसाइड इंडिया, लेकिन फिर भी ये क्वालिफाई करता है, ये क्राइटेरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आने के लिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है। और थर्ड इज सुंदरबंस इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, सुंदरबंस जो है तो ये सेपरेट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये आता है किसके रीजन में, ये आता है इंडो बर्मा रीजन में भी, तो सेपरेटेड खाली ये इंडिया में नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही बनता है, क्योंकि इनकरेक्ट यही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3 ओनली। पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए ये इनकरेक्ट कब पूछ रहा है या करेक्ट है। ये वाले तो है मतलब करेक्ट है, ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं अंडर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में, लेकिन जो ये वाला है ये नहीं है इसका आंसर। तो इनकरेक्ट का पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट एज पर द स्टेटमेंट, एज पर द क्वेश्चन।
Moving to question number 10, that is regarding climate change mechanisms, consider the following statements. That is, India is a signatory to Kigali Amendment to the Montreal Protocol. तो ये वाला ऑप्शन है क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई करा है किगाली अमेंडमेंट को, ठीक है, जिसका ये एम था कि 80 to 85% रिडक्शन होनी चाहिए किसकी, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन्स की बाय द ईयर 2040, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। और मॉनेटरी प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, रिडक्शन इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द स्टेटमेंट क्या है इसका, द किगाली अमेंडमेंट एम्स टू फेज डाउन द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। हाँ, इनका एम यही था कि रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हम यूज़ मतलब किन की यूज़ में हम रिडक्शन करें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या था, किगाली अमेंडमेंट जो था मतलब 0.5 इंक्रीज़ जो हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर उसको अवॉइड करना, ठीक है, 0.5 डिग्री सेल्सियस। Moving to question number 11, that is, consider the following statements with reference to Khelo India Youth Games 2025. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द 2025 एडिशन वाज होस्टेड बाय तमिलनाडु, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला सही है क्योंकि होस्ट सिटी जो थी वो तमिलनाडु ही थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम सिलंबम ए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव स्पोर्ट, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज़ हरियाणा टॉप द मेडल टैली इन द 2025 एडिशन, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि हरियाणा ने टॉप नहीं किया था, वो किसने किया था, महाराष्ट्र ने, जिन्होंने 57 गोल्ड लिए थे, 48 सिल्वर एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स लिए थे, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन सी स्टेट थी, महाराष्ट्र, और सेकंड पे थी तमिलनाडु, और थर्ड रैंक जिसने हासिल करी थी वो थी हरियाणा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 and 2 ओनली। Moving to question number 12 of this session, that is, consider the following statements regarding 2024 Olympics. नीरज चोपड़ा defended his Olympic medal in javelin throw, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि 2024 में ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, जावलिन थ्रो स्पोर्ट्स में, और 25 में इनकी सेकेंड रैंक आई थी, तो इन्होंने सिल्वर मेडल लिया था। लेकिन इन्होंने 24 का पूछा है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर मेडल इन इक्वेस्टेरियन एट पेरिस 2024, ये वाला ऑप्शन भी सही है। इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट कौन सा, ये रिलेटेड टू है हॉर्स राइडिंग, ठीक है। और थर्ड है, द इंडियन मेंस हॉकी टीम फिनिश्ड इन द टॉप 4 बट डिड नॉट विन ए मेडल, ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि इन्होंने इसमें मेडल जीता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1 and 2 ओनली। Moving to question number 13, that is, which of the following statements are true statements regarding science and technology schemes in India? तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द इनस्पायर प्रोग्राम एनकरेजेस यूथ स्टूडेंट्स यंग स्टूडेंट्स टुवर्ड साइंस एंड रिसर्च करियर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इनस्पायर का फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर राइज एंड एक्सीलेंस, और इसका मेन मोटिव क्या है, इनक्रेज करना यंग स्टूडेंट्स को टुवर्ड साइंस एंड रिसर्च में उनका करियर बनाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, द अटल इनोवेशन मिशन इज़ अ पार्ट ऑफ नीति आयोग टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ इनोवेशन, ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है, क्योंकि अटल मिशन का एम ही है कल्चर को प्रमोट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना अक्रॉस द कंट्री बाय एस्टैब्लिशिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1 and 2। Moving to question number 14, that is from sports. तो consider the following statements. The T20 World Cup 2024 was jointly hosted by US and West Indies, ये वाला ऑप्शन सही है। और दूसरा क्या है, इंडिया won the tournament by defeating Australia in the final, ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे सही बनता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने डिफीट नहीं करा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका को डिफीट करा है, ठीक है। इसमें टाइपिंग एरर आया है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, लेकिन साउथ अफ्रीका को कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, आप इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया की जगह साउथ अफ्रीका लिख देंगे तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है, विराट कोहली वॉज अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि जो विराट कोहली है इनको क्या मतलब इनको नहीं मिला था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड, तो वो किसको मिला था, जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा भी करेंगे, इसको गलत मार्क करेंगे, तो फिर अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ही आप कंसिडर करेंगे तो फिर इसको गलत आंसर करना है, ठीक है। तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ओनली 1, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका हम लिखेंगे तो फिर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसमें कुछ टाइपिंग एरर हुआ है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर।
Moving to question number 15, that is, which of the following statements are correct? NIT is Srinagar is a center for scientific and research engineering research, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है जम्मू यूनिवर्सिटी हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ सेंटर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और थर्ड है इसरो हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ ग्राउंड स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर सैटेलाइट ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। इसरो के ऑलरेडी है ग्राउंड स्टेशन बहुत सारी जगहों पे, लाइक बेंगलोर, मॉरिशस, लखनऊ, लेकिन एज ऑफ नाउ उन्होंने कोई भी ग्राउंड स्टेशन एस्टैब्लिश नहीं करा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शंस का पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 and 2 ओनली। Moving to question number 16, that is Venkata Ramakrishna won the 2024 Nobel Prize in Literature, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैंग कैंग जो है उन्होंने ही 2024 नोबेल प्राइज़ जीता था लिटरेचर में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन कौन सा करेक्ट बनता है, वो है ओनली 2 इज़ करेक्ट। Moving to question number 17, that is, एक मिनट, रिगार्डिंग की गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राजीव गौबा जो है उन्होंने कंटिन्यू करा एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन 2025, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। क्योंकि जो राजीव गौबा थे उनका जो टेन्योर था वो था 30 अगस्त से लेके 29 से लेके 2024 अगस्त तक, ठीक है। तो इन्होंने किसको रिप्लेस करा, इनको किसने रिप्लेस करा, बाय टीवी स्वामीनाथन, ठीक है, टीवी स्वामीनाथन। तो ये वाला ऑप्शन गलत बन जाता है। दूसरा है आलोक शर्मा इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो करंट सीईसी जो इंडिया के है वो आलोक शर्मा नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो वो कौन है, गणेश कुमार, ठीक है। और ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और थर्ड ऑप्शन क्या है, नितिन देसाई वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर इन 2025, ये वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि नितिन देसाई को नहीं बनाया गया था गवर्नर RBI का, वो किसको बनाया गया था, संजय मल्होत्रा को, ठीक है। और ये 26th गवर्नर है RBI के, और इन्होंने रिप्लेस करा था किसको, शक्तिकांता दास को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा सही बनता है, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज which country is the host of BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group Meeting 2025, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडिया, ठीक है। तो इसका जो थीम है इंडिया का, वो जो थीम है इसका ब्रिक्स का वो था यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो 19th क्वेश्चन है, हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स 2020 चेस मास्टर्स 2025, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा R प्रज्ञानंदा, ठीक है। तो टाटा स्टील का हमें याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो चेस मास्टर है ना, तो वो है D गुकेश, दैट इज़ दोमराजू गुकेश, तो वो भी है वर्ल्ड चेस चैम्पियन, लेकिन इसमें प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील चेस में इनको हराया था, ठीक है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट्स द नेम ऑफ द न्यू पोर्टल लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रियल टाइम पुलिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भारत पोल, ठीक है। और जो यूनियन मिनिस्ट्री है अमित शाह जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है, न्यू दिल्ली में। तो ये पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था, सो दैट ये एनहांस करे रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लिए, सो दैट वो एक्सेस करे किसको, इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस को, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये इस सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन था। तो अगर आप में से किसी को PDF चाहिए अलॉन्ग विद आंसर्स, वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है और वहाँ से वो PDF भी ले सकता है। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।